हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी में शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत मानव संसाधन विकास में शिक्षा एक साधन और प्राइमरी एजुकेशन के बारे में देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा के बारे में, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के बारे में। एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 के पार्ट बी में पॉइंट 8 पे दिया है और जो नया सिलेबस है 2020 में उसमें 3 में दिया है, पॉइंट 3 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे मानव संसाधन विकास में शिक्षा एक साधन। तो सबसे पहले अपन को ये आना चाहिए कि मानव संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन की अवधारणा क्या है या मानव संसाधन क्या होता है। तो जो 21वीं सदी में प्रत्येक देश, जितने भी देश हैं या शासन है या राज्य हैं, वो अपने जो मानव हैं या फिर अपनी जो जनसंख्या है उसको एक संसाधन के रूप में देखने लगी है और अर्थव्यवस्था में उनकी जो विकास है उसके महत्व को समझने लगी है। इसलिए जो प्रशासन है या फिर देश है वो अपने संसाधनों में इन्वेस्ट ना करके सीधे तौर पर वो एक अपनी जनसंख्या पर इन्वेस्ट करना शुरू किए, जिससे कि वो एक संसाधन के रूप में बन सके और एक बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए वो एक प्रोडक्टिव साबित हो सके और उत्पादकता बढ़ सके, जिससे जो अर्थव्यवस्था है उसको भी गति मिल सके। तो मानव संसाधन किसको कहते हैं? मानव संसाधन एक वृहद अवधारणा है जो मनुष्य को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन मानती है। यही इम्पोर्टेंट है कि जो मानव संसाधन है वो एक कोई भी राज्य या फिर कोई भी देश को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन मानती है और इसकी मान्यता है कि व्यक्ति की योग्यता, कुशलता, दक्षता, नवाचारी प्रवृत्ति, जोखिमधारिता की प्रवृत्ति आदि का प्रयोग कर उसे एक लाभदायक उत्पाद के रूप में बदला जा सकता है। मानव संसाधन जो अवधारणा है उसका ये मानना है कि व्यक्ति की योग्यता, कुशलता, दक्षता, नवाचारी प्रवृत्ति जो है उसके और जोखिमधारिता, इन सब का प्रयोग करके उसे एक बेहतर लाभदायक उत्पाद के रूप में बदला जा सकता है। एवं कुशल श्रम बल और विविध प्रकार की सेवाओं की आपूर्ति मानव संसाधन विकास के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती है। जो श्रम बल है उसमें अकुशल श्रम और कुशल श्रम, तो सबसे ज़्यादा कुशल श्रमिक हम मानव संसाधन में निवेश करके ही प्राप्त कर सकते हैं और एक कुशल श्रम बल किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत लाभदायक है अगर हम एक अकुशल श्रम के कंपेयर में देखें तो। इसके अलावा कि जितने भी प्रकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर में है या नॉर्मल सेक्टर में है या एग्रीकल्चर में है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था के जितने भी सेवा सेक्टर हैं उसमें विविध प्रकार के जो नवाचार है उसको इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं हम मानव संसाधन के जरिए। मानव संसाधन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा हम किस पर इन्वेस्ट करते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करते हैं वो है ज्ञान पर। मानव के उच्च स्तर की मानसिकता का विकास एवं उसकी कार्य निष्पादन क्षमता में सुधार से जुड़ा है। इसके अलावा उसके हेल्थ में या स्वास्थ्य में भी हम निवेश करते हैं। यही कारण है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन केंद्र की ओर अधिक केंद्रित था। मानव संसाधन के रूप को प्राइमरी लक्ष्य माना गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये हो गया पूरा मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होता है और मानव संसाधन में हम किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा एक साधन के रूप में कैसे है, मतलब मानव संसाधन विकास में शिक्षा एक साधन के रूप में कैसे कार्य करती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं कि अगर आपको शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप एक बेहतर मानव संसाधन के रूप में कैसे बन सकते हैं। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपका बदलेगा, सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति आपकी भी डेवलप होगी और आप एक बेहतर तरीके से किसी चीज़ को या तार्किक रूप से सोच सकते हैं और उसके बारे में कार्य कर सकते हैं। तो जो पहला है मानव संसाधन के रूप में, उसमें तर्क शक्ति का विकास है। शिक्षा व्यक्ति के अंदर तर्क शक्ति का विकास करता है, जिससे व्यक्ति उत्पादन और उत्पादन साधनों पर तार्किक रूप से अपने सोच से कार्य कर ज़्यादा कुशल उत्पादन और सामाजिक रूढ़िवादिता को नकारता है। यही इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो एक तार्किक व्यक्ति होगा या फिर एक व्यक्ति जो तार्किक रूप से सोचेगा वो एक बेहतर उत्पादन की शैली को अपनाएगा और साथ ही साथ वो जो सामाजिक रूढ़िवादी हैं, चाहे वो उत्पादन में हो या तकनीक में हो या किसी भी तरह में, उनको नकार देगा, उन्हें अपनाने से मना कर देगा। अगर बेहतर शिक्षा होगा, बेहतर आपका एजुकेशन होगा तो आपके जो नैतिक गुण हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे, सामाजिक रूप से होंगे, समाज के अनुरूप होंगे और जो नैतिकता समाज को चाहिए एक बेहतर समाज को बनाने के लिए वो एक व्यक्ति के अंदर जरूर डेवलप होगा। तो एक नैतिक गुणों का विकास, शिक्षा व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्यों को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी के रूप में समाज पे अपना स्थान बनाता है और समाज को नैतिक बनाए रखने में अपना योगदान देता है। किसी भी समाज के बेहतर समाज या फिर समाज के विकास के लिए नैतिकता का होना बहुत ज़रूरी है और यह व्यक्ति के अंदर कब आएगा? बेहतर एक नैतिक व्यक्ति
बेहतर कब बन पाएगा? जब उसके अंदर शिक्षा और ज्ञान का विकास होगा। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। अगर शिक्षा किसी व्यक्ति या मानव को अगर शिक्षित किया जाता है तो उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच का विकास होगा। शिक्षा व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है, जिससे वह एक कुशल मानव संसाधन के रूप में कार्य करने तथा समाज को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाता है। इसके अलावा कला एवं साहित्य का विकास। अगर एक समाज में शिक्षा का विकास होगा तो जो उसका कला है और जो उसकी साहित्य है, लेखन कला है, या उसकी जो प्राइमरी साहित्य है, जो क्षेत्रीय साहित्य है, उसे भी एक नया पहचान मिल पाएगा। और किसी भी समाज के लिए उसका कला और जो साहित्य होता है वो उसकी वर्तमान संस्कृति या संस्कृति का परिचायक होता है कि वो समाज किस तरह की संस्कृति या किस तरह के अपने सामाजिक परिवेश में रहना पसंद करता है। तो कला एवं संस्कृति का विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव हुआ है और किसी भी समाज के लिए कला एवं साहित्य उसके विकास की जड़ होती है। इसके अलावा अनुसंधान का विकास। शिक्षा से ही नए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का विकास संभव हुआ है जो व्यक्ति के जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। इम्पॉर्टेंट यही है कि जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं या नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जो कि लोगों की जीवन शैली में बदलाव ला रहा है, उनके जीवन को और आसान बना रहा है, तो किससे संभव हुआ है? वो हुआ है शिक्षा से, क्योंकि शिक्षा अनुसंधान और रिसर्च को बढ़ावा देता है। और जब नए नए अनुसंधान होंगे, नए नई तकनीकी का विकास होगा तो लोगों की जीवन शैली बदलेगी और उनका जीवन और आसान होगा। इसके अलावा सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा समाज में सशक्तिकरण को बल देता है। वर्तमान में महिला शिक्षा से समाज में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है और शिक्षा के कारण ही आज मानव संसाधन में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। शिक्षा वंचित वर्ग को प्रोत्साहन प्रदान करता है तथा उनके लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करता है। तो समाज में सशक्तिकरण या समाज को आगे ले जाने के लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो महिलाओं की शिक्षा हो या वंचित वर्ग की शिक्षा हो या फिर आम नागरिक की शिक्षा हो। एक शिक्षित व्यक्ति जितना तार्किक और जितना अच्छा सोच सकता है वो उतना अशिक्षित या रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं सोच सकता। इसके अलावा रोजगार और गरीबी निवारण। अगर एक शिक्षित व्यक्ति होगा तो उसे गरीबी निवारण के लिए वो खुद काम कर सकता है। इसके अलावा वो तार्किक रूप से खेती कर सकता है, तार्किक रूप से किसी दक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है और जिससे उसकी गरीबी खत्म की जा सकती है। शिक्षा व्यक्ति को कुशल मानव संसाधन के रूप में स्थापित करता है, जिससे वह रोजगार परक एवं सामाजिक उन्मूलन हेतु कार्यरत होकर गरीबी निवारण हेतु सफल प्रयास में सहायक होता है। इस सिलेबस का पहला पॉइंट था मानव संसाधन विकास में शिक्षा एक साधन, जो शिक्षण प्रणाली है पॉइंट 8 में उसका पहला था। इसके बाद अब प्राइमरी एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सार्वभौमिक समान प्रारंभिक शिक्षा ये सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो अपन देखेंगे शिक्षा में सार्वभौमिक समान शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा क्या होता है ये अपन को पता होना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा जिसे प्रारंभिक शिक्षा भी कहा जाता है, यह कक्षा 6ठी तक के बच्चों के लिए है। प्राथमिक शिक्षा छात्रों को विभिन्न विषयों की बुनियादी समझ के साथ साथ कौशल भी प्रदान करती है, जिससे वह अपने जीवन भर उपयोग करेंगे। प्राथमिक शिक्षा आमतौर पर औपचारिक शिक्षा का पहला चरण है, जो पूर्व विद्यालय के बाद अब माध्यमिक शिक्षा से पहले आता है। प्राथमिक शिक्षा आमतौर पर एक प्राथमिक विद्यालय में होती है। इसका नॉर्मल सा परिभाषा है कि प्राथमिक शिक्षा कितने से कितने साल तक के लिए होती है, प्राथमिक शिक्षा में किन चीज़ों में अपन फोकस करते हैं और प्राथमिक शिक्षा किस लिए जरूरी होता है। तो ये विभिन्न विषयों में बुनियादी समझ को विकसित करने के लिए अपन प्राथमिक शिक्षा को देते हैं। साथ ही साथ उसके अंतर्गत कौशल विकास करते हैं, उनके जो शारीरिक मानसिक विकास या मनोवैज्ञानिक विकास होती है उसमें प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। अब प्राथमिक शिक्षा नॉर्मल रूप से प्राइमरी स्कूल में ही दिया जाता है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा बहुत सारे गुरुकुल्स या फिर मदरसे या ऐसे बहुत से प्राइमरी स्कूलों को दर्जा दिया गया सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, वहाँ भी प्राथमिक शिक्षा दिया जाता है। अब प्राथमिक शिक्षा का मूल लक्ष्य, मतलब लक्ष्य क्या है प्राथमिक शिक्षा का? अगर प्राथमिक शिक्षा एक बच्चे को दिया जाता है तो उसका लक्ष्य क्या रहना चाहिए? तो सबसे पहले तो उसका लक्ष्य होना चाहिए कि गुणवत्ता। प्राथमिक शिक्षा का मूल लक्ष्य विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने के अवसर प्रदान करना। दूसरा, एक संतुलित पाठ्यक्रम के माध्यम से भावनात्मक और संज्ञानात्मक निर्देश प्रदान करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों के सामाजिक विकास में सहायता करना, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा यहीं से आपके जो न्यू होगा या फिर शिक्षा होगी या समाज के प्रति जो आपकी समझ होगी वो प्राथमिक शिक्षा से ही डेवलप होगा, विकास होगा।
प्राथमिक शिक्षा छात्रों को मुख्य पाठ्यक्रम की मूल बातों का अध्ययन करने और उसमें भाग लेने का तरीका भी सिखाता है। कैसे आप एक क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, आप कैसे अपनी भावनाओं को या अपने अंदर जो किसी जिज्ञासु है उसे आप व्यक्त करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्राथमिक शिक्षा में सिखाई जाती हैं। और सबसे बेहतर जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें गुणवत्ता है। इसके अलावा सभी आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना और उन्हें प्राथमिक शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इसके अलावा पाठ्यक्रम पर इस तरह के चीज़ों को शामिल करना जो कि भावनात्मक, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से उनके विकास पे कार्य करें और बच्चों के सामाजिक विकास में भी सहायता करें। तो प्राथमिक शिक्षा के लाभ, प्राथमिक शिक्षा के लाभ मतलब लाभ क्या होंगे? तो भावनात्मक और सामाजिक विकास का समर्थन करता है। कौन? प्राथमिक शिक्षा। दूसरा, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता सिखाता है। और तीसरा है समृद्ध शब्दावली और पठन कौशल को बढ़ावा देता है। भावनात्मक और सामाजिक विकास का समर्थन करता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चा अगर किसी विद्यालय में भर्ती होता है, किसी विद्यालय में उसका प्रवेश होता है, इसके बाद वो वहाँ से शिक्षा अध्ययन करता है या शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसके अंतर्गत जो दूसरों के प्रति भावनात्मक लगाव है या फिर समाज के जो खुद के नियम हैं या समाज के प्रति जो नैतिक मूल्य हैं उनके प्रति उसका कैसा व्यवहार होगा, ये चीज़ प्राथमिक शिक्षा में सिखाया जाता है। इसके अलावा उसको किसी के सामने अपने भावनाओं को रखने के लिए एक आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। वो कैसे अपने जिज्ञासु या जो उसके मन पे कोई बात है उसे दूसरों के सामने रख सकता है। इसके अलावा स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देता है, जिससे कि वो स्वतंत्र रूप से एक मनुष्य के रूप में सोच सकता है और अपना कार्य कर सकता है। इसके अलावा किसी भाषा में एक बेहतर समझ उसको मिलता है प्राथमिक शिक्षा में। साथ ही उसके अंतर्गत ऐसे शब्दावलियों का विकास किया जाता है जो उसके पठन कौशल यानी पढ़ने की क्षमता को बढ़ाता है और समझ को भी बढ़ाता है। ये प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख लाभ हैं। बुनियादी शिक्षा के महत्व, ये प्राथमिक शिक्षा में ही आता है, बुनियादी शिक्षा में का महत्व। तो मानव जीवन विकास में बुनियादी शिक्षा का विशेष महत्व है और गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा की क्या महत्व है उसके बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि प्रारंभिक शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी बच्चे के विकास के लिए। साथ ही शिक्षा किसी भी व्यक्ति के प्राथमिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गांधी जी का ये पूरा का पूरा जो बुनियादी शिक्षा के प्रति तर्क, तो उसमें अहिंसा सबसे पहले है। अहिंसक सिद्धांत पर आधारित है जो उनका बुनियादी शिक्षा का है। तो वो कहते हैं कि शिक्षा की आत्मा अहिंसा है, ठीक है। और स्कूल में जितने भी प्रकार के दंड हैं उनकी वो निंदा करते हैं। उन्हें कहते हैं कि नहीं, किसी भी प्रकार का दंड बच्चों के लिए जरूरी नहीं है अगर उन्हें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से सही तरीके से शिक्षा प्रदान किया जाए तो। स्वतंत्रता पर जोर, स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं गांधी जी। इसके अलावा शिक्षा देने और ग्रहण करने वाले के शिक्षण एवं विद्यार्थी दोनों स्वतंत्र हों। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है या फिर जो शिक्षा दे रहा है, दोनों पर स्वतंत्र होना चाहिए। दोनों को अपने तरीके से डिसीजन या फिर निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसको शिक्षा देना चाहते हैं और कैसी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जिसमें बालक का अधिक विकास हो। ये इनका मानना है कि अगर इस तरह से स्वतंत्रता प्रदान किया जाएगा तो बच्चों के अंदर जो शिक्षा के प्रति लगाव है या फिर उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा विकास हो पाएगा। इसके अलावा नागरिकता पर बल, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य एक आदर्श नागरिक बनाना है या फिर सामाजिक प्राणी को, व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाना जिससे वह नैतिक रूप से समाज पर रह सके और उसके आदर्श और नियमों को फॉलो कर सके। इसके अलावा एक आदर्श नागरिक होगा तो उसके अंतर्गत ऑलरेडी क्या होगा? देश प्रेम होगा, विश्व बंधुत्व होगा, सहयोग की भावना होगा, ईर्ष्या या द्वेष नहीं होगा। साथ ही कार्य मिलजुल कर करने की उसके अंतर्गत भावना पैदा होगी। इसके अलावा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सभी के लिए बुनियादी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं होना चाहिए और बुनियादी शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा पर जो ज़्यादातर जो प्राथमिक शिक्षा है उसे व्यवहारिक शिक्षा से जोड़कर ही देखा जाना चाहिए और व्यवहारिक शिक्षा के रूप में ही बच्चों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए ताकि वो शिक्षा के प्रति उनका जो लगाव है वो बना रहे, ना कि वो ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जो कि उनके व्यवहारिक उपयोग में ना हो और वो शिक्षा के प्रति उनकी उदारता या फिर जो पॉजिटिव वेव्स हैं उन्हें वो भूल जाए और शिक्षा से दूर होने की प्रवृत्ति उसके अंतर्गत जागे और जो मनोवैज्ञानिक रूप से उसका जो मानसिक स्थिति है वो उस पर दबाव बढ़ने लगे।
बौद्धिक और नैतिक पक्षों का समन्वय, दोनों ही नैतिकता और बौद्धिक मतलब तर्क के रूप में भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और नैतिक रूप से भी आपको शिक्षा में अच्छा गुणवत्तापूर्ण मिलना। गांधी जी मानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा हमेशा मातृभाषा में हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक छात्र उसको ग्रहण कर सके और शिक्षा उसके लिए ज़्यादा आसानी से भी हो सके। शारीरिक श्रम का भी महत्व होना चाहिए क्योंकि आजकल जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर लेता है वो शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को एक हीन भावना से देखता है जो उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जितने भी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण या शिक्षित व्यक्ति हैं उन्हें श्रम बल करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। स्वावलंबी की दिशा में प्राथमिक शिक्षा मतलब स्वावलंबन बनना या स्वावलंबी बनना, इंडिपेंडेंट बनने के लिए प्राथमिक शिक्षा विशेष महत्व रखता है और लोगों को इस बारे में ही ध्यान देना चाहिए ताकि वो शिक्षा ग्रहण करके खुद का विकास कर सकें और दूसरों के लिए एक सक्षम व्यक्ति के रूप में बने रहें। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका होगी वो। शिक्षा ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान हमेशा परिवर्तन का कार्य करता है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से शिक्षा का क्षेत्र और उसकी प्रकृति व्यापक है उसी के अनुरूप यह समाज में परिवर्तन लाने का कार्य भी करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा मुख्य रूप से संपूर्ण मानव के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है और मानव का संपूर्ण विकास कैसे संभव हो सकता है तो उसका जो शारीरिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है और बौद्धिक विकास है, ये सभी विकासों का, ये सभी चीज़ों का समन्वय होगा तभी एक व्यक्ति बेहतर मानव संसाधन और शैक्षिक रूप से समृद्ध माना जाएगा। और शिक्षा यही करता है कि वो व्यक्ति के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक और तार्किक रूप से, सभी रूप से उसके बारे में विकास को बढ़ाता है और लोगों के अंतर्गत उसके प्रति एक अच्छी भावना को जन्म देता है जिससे वो समाज को आगे ले जा सकते हैं और एक संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है भविष्य में। इसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से, साथ ही वैसे भी आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे डाटा अपन को मिलते हैं। तो भारत सरकार ने 6 से 14 वर्ष के, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, भारत सरकार ने 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। ठीक है, ये उनको अधिकार दिया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, किसी प्रकार की शिक्षा का शुल्क नहीं होना चाहिए। इसका कार्यान्वयन जो हो रहा है वो 2000 और 2001 से किया जा रहा है। यह निश्चित समय अवधि में के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को डिजाइन किया गया है, बनाया गया है और इसके उद्देश्य भी वही हैं। इसके अलावा इस अभियान को देश भर के सभी राज्य सरकारों की सहभागिता से चलाया जा रहा है। इसमें किसी एक राज्य या केंद्र सरकार की सहयोग से नहीं बल्कि सभी राज्य के राज्य सरकारों से सहयोग लिया गया है और उनके सहभागिता से ही इस अभियान का संचालन किया जा रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट है 86वें संविधान संशोधन 2002, ये प्री के रूप से भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु वाले सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक बना दिया है। किसी भी बच्चे के मौलिक अधिकार है कि वह 6 से 14 वर्ष के आयु तक क्या कर सकता है, मुफ्त शिक्षा और सरकार से प्रारंभिक शिक्षा और मुफ्त शिक्षा की मांग कर सकता है। हालांकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये कहीं पे नहीं बताया गया है कि इसके डिमांड कौन करेगा क्योंकि इतना छोटा बच्चा तो कर नहीं सकता। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता के साथ प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतर को दूर करना तथा अधिगम की गुणवत्ता को सुधारना। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सार्वभौमिक अगर प्राथमिक शिक्षा होगी तो प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ जो बालक बालिका हैं या फिर जो बच्चे हैं उनके अंतर्गत जो भेदभाव है या फिर सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत जो डिफरेंसेस हैं उनको कम किया जा सकेगा। एक दूसरे के प्रति सहभावना और सद्भावना के अलावा उनके प्रति जो भावनात्मक गुण है उसका भी विकास हो पाएगा।
इसके अंतर्गत विविध प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे नए स्कूल खोलना तथा वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं प्रदान करना, स्कूलों के अतिरिक्त क्लासरूमों का निर्माण, प्रसाधन कक्ष, पेयजल सुविधा प्रदान करना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित करना, ड्रेस वितरित करना, ये सभी कार्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं। इस कार्यक्रम में सहयोग कितना कितना है, तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना था वो पूर्ण रूप से 85% जो इसका संचालन खर्च था वो केंद्र सरकार उठाता था, 15% राज्य सरकारें। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 75-25 का रेशियो कर दिया गया और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 50-50 का रेशियो कर दिया गया। अब जो सर्व शिक्षा अभियान का खर्च है वो 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार उठाएगी। हालांकि शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकार का विषय है, फिर भी केंद्र सरकार इस पर हर साल बेहतर प्रयास करती है ताकि सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ाया जा सके, प्राथमिक शिक्षा को। अब जो सर्व शिक्षा अभियान बनाया गया है उसके उद्देश्य क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाना है। पहला उद्देश्य है इस अभियान का कि सबसे पहले तो तुम 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का जो पंजीकरण है ना, वो पहले नामांकन है वो कहाँ, स्कूल में कराओ, दाखिला कराओ। इसके अलावा शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक विद्यालय एवं शाला त्यागी बच्चों को विद्यालय में वापस लाना। जितने भी बच्चे हैं वो वैकल्पिक रूप से अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या उसके बाद उन्होंने शाला त्याग कर दिया है या 1-2 साल जो पंजीयन किए नामांकन के बाद स्कूल छोड़ चुके हैं, वो सभी बच्चों को वापस लाना और उनके पास वैकल्पिक साधन प्रस्तुत करना। इसके अलावा इस आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाएं वर्ष 2007 तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें। ये सरकार ने लक्ष्य रखा था अपना कि 2007 तक जो उस टाइम उस आयु वर्ग के बच्चे थे वो 2007 तक प्रारंभिक शिक्षा 100% हो जाना चाहिए। सन 2010 तक इस आयु वर्ग के सभी बच्चे 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लें, ये भी उनका एक लक्ष्य था 2010 तक। बालक बालिकाओं के बीच तथा विभिन्न असमान सामाजिक वर्गों के बीच अंतराल समाप्त किए जा सकें। यही है कि बच्चों के अंदर जो सामाजिक भेदभाव का भाव होता है या समाज में जो ऊंच नीच की भाव है उसको कम किया जा सके, उनके बीच सद्भावना को बढ़ाया जा सके और उनके बीच जो इमोशन लगाव है, भावनात्मक लगाव है, उसको भी बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा सन 2010 तक ये सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे शिक्षा जारी रखें, अर्थात पढ़ाई बीच में न छोड़ें, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो शाला त्यागी रेट था पहले वो बहुत हाई था, तो सरकार ये चाहती थी कि 2010 तक ये शाला त्यागी रेट 0 हो जाए और जितने भी बच्चे दाखिला लेते हैं वो आगे तक अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो ये है बुनियादी शिक्षा में जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके उद्देश्य। इसके अलावा उद्देश्य में ही सामुदायिक भागीदारी, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान करना। जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें सामाजिक भागीदारी को बढ़ाना, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग। इसके अलावा जो ग्रामीण स्तर पर है वो शिक्षा के लिए बेहतर प्रयास किए जाना, शिक्षा के बारे में बात करना, ग्राम सभा में जो शिक्षा में कमियां हैं या फिर स्कूल में जो कमियां हैं उनके बारे में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता हेतु सरकार ने $680 मिलियन की सहायता हेतु वर्ल्ड बैंक से भी करार किया है। सर्व शिक्षा अभियान के संचालन के लिए जो वर्ल्ड बैंक है उससे $680 मिलियन की सहायता हेतु बात किया गया है। किससे किया गया है, तो ये किया गया है वर्ल्ड बैंक से। भारत सरकार ने टाई अप किया है $680 मिलियन का। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान की स्थिति की बात करें सर्व शिक्षा अभियान की, तो शिक्षा मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है, किंतु इस क्षेत्र में 60% राशि सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र द्वारा दी जाती है। ठीक है। बजट 2020-21 में शिक्षा हेतु 99,300 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का उद्देश्य भी शामिल किया गया है। भारत के 66% स्कूली छात्र सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में लगातार गिरावट दर्ज किया गया है, ये आई है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में महत्वपूर्ण प्रयास है, जो कि नागरिकों में प्राथमिक शिक्षा के महत्व को समझने में सहायक है। सामाजिक न्याय एवं समानता सभी मूलभूत शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सशक्त तर्क है। मूलभूत शिक्षा के प्रावधान से जीवन स्तर में भी सुधार आता है, विशेष रूप से जीवन प्रत्याशा, IMR और स्वास्थ्य पोषण की स्थिति। ये सारी चीज़ें प्राथमिक शिक्षा से सुधारी जा सकती हैं, उनकी स्थिति बेहतर की जा सकती है। तो ये पूरा जो वर्तमान अभी स्थिति चल रहा है सर्व शिक्षा अभियान का या फिर प्राथमिक शिक्षा से क्या लाभ होंगे, तो ये तो केंद्र सरकार ने अभी वर्तमान में 99,300 करोड़ रुपए जो 2020-21 का वो है बजट, उसमें आवंटन किया है।
बस इम्पोर्टेंट ये है कि 66% स्कूली छात्र अभी भी सरकारी प्राथमिक स्कूलों पे अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता में सुधार नहीं आ पा रही है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये बहुत बड़ा कारण है जो प्राथमिक शिक्षा के सफल नहीं होने का। तो इसके पीछे भी सरकार बेहतर योजना लेकर आने। जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके अंतर्गत बहुत सारी योजना है, छोटी छोटी योजना को ऐड किया गया है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही चलाया जा रहा है। जैसे राज्य शिक्षा केंद्र, ये प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर एक शिक्षा केंद्र का विकास किया गया है, जो कि जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र का मुख्यालय भोपाल में है। ऐसे सभी स्टेट के राज्य शिक्षा केंद्रों के मुख्यालय ज़्यादातर राजधानियों में ही हैं। इसके अधीन राज्य के प्राथमिक शिक्षा की सभी परियोजना और कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है। ये एक मतलब नोडल एजेंसी है जहाँ से सभी योजनाओं का संचालन किया जाता है, जो कि प्राथमिक शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं। बालिका शिक्षा कार्यक्रम 2003 में इसकी शुरुआत हुई। इसका लक्ष्य क्या है? तो बालिकाओं को बेहतर शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, उनका नामांकन बढ़ाना। और इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? तो सभी बालिकाओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तक, अलग से शौचालय, स्कूल में शिविर, और जो पाठ्यक्रम है उसका 50% में महिलाओं की नियुक्ति, मतलब जितने भी वहाँ पे कार्य करने वाले होंगे बालिकाएं, उनमें 50% जो शिक्षक होंगे या फिर वर्किंग स्टाफ होगा वो कौन होंगे? तो वो होंगे बालिका। इसके अलावा है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, 2004 में इसको शुरू किया गया था। इसमें क्या है, जो बालिकाएं हैं उनको हॉस्टल सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहन, आवासीय स्कूल और स्वावलंबी बनाना, ये सारी चीज़ें महिलाओं में सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की गई थी। SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, देश में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। और मुख्य रूप से देश के 200 जिलों में जहाँ पे जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों पाए जाते हैं, उन्हें विशेष रूप से फोकस किया गया है। यहाँ पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ST/SC शिक्षकों की भर्ती को प्रोत्साहन दिया गया है। लड़कियों की शिक्षा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और उनके नामांकन को भी बढ़ाया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान, मुस्लिम बहुल राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मदरसों और मकतबों में दी जाने वाली शिक्षा को इसी के अंतर्गत समझा जाने लगा है और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही इनको अनुदान दिया जाता है। कक्षा 8वीं तक मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, और जहाँ पर जिन मदरसों में उर्दू लैंग्वेज है वहाँ पर उर्दू की पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क रूप से प्रोवाइड की जाएंगी सरकार के द्वारा। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1200 रुपये का प्रावधान है। और ये किस लिए यूज होगा? तो उनके शैक्षणिक योजना बनाना, साधन व उपकरणों का प्रावधान करना, इन सब चीज़ों में खर्च किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा गारंटी योजना, ये बहुत फेमस है। हर गांव में शिक्षा गारंटी विद्यालय खोले जा रहे हैं। अगर किसी भी जगह पर 1 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं है, वहाँ ये स्कूल उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है और उसको कराना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का ये मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के 25 बच्चे, पहाड़ी और निर्गम क्षेत्रों में 15 बच्चे शिक्षा गारंटी योजना के पात्र हैं। अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र में 15 बच्चे भी रहते हैं वो भी शिक्षा गारंटी योजना के पात्र हैं। और अगर शहरी क्षेत्र में 25 बच्चे हैं जो जिनके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय नहीं है तो वो भी इसके पात्र होंगे। अगला जो योजना है वो है मध्याह्न भोजन योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 1995 में किया गया था। अभी रिसेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उद्देश्य क्या है? तो इसका स्वास्थ्य सुधार, उपस्थिति में वृद्धि और प्रवेश में वृद्धि, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। जो बच्चों में कुपोषण की स्थिति थी उसको सुधार हेतु मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ये स्कीम शुरू किया गया। साथ ही बच्चों में उपस्थिति को बढ़ाना, उनके नामांकन को बढ़ाना, इसके लिए भी मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई। दोपहर का भोजन इसमें उपलब्ध कराया जाता है, फ्री हो, और स्वच्छ खाना और पोषण युक्त खाना उपलब्ध कराया जाता है। रसोई घर बनाने, बर्तन खरीदने और पौष्टिक भोजन प्रदान करना इसका लक्ष्य है और इसके अंतर्गत ये किया जाता है। वर्तमान में साझा चूल्हा कार्यक्रम चल रहा है जो कि इसके सहयोग से ही चलाया जा रहा है। शिक्षा अभियान के तहत सबसे जो मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है वो कंप्यूटर शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी प्रौद्योगिकी का चलन है और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर शिक्षा और या फिर जो
संचार या आईटी सेक्टर उसका विकास है, उसके लिए बचपन से ही उन्हें तैयार किया जा रहा है और इसके तहत उन्हें कंप्यूटर शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एक मतलब मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है और इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीआई एक्ट 2009 पारित किया गया है, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालय में 25% कोटा नियत किया गया है। किंतु हाल ही के वर्षों में एक सर्वे से पता चला है कि ऐसी सीटों में केवल 15% सीटों को ही भरा गया है। इतने वर्षों में भी इस अधिनियम की अपेक्षा अनुसार कार्यान्वित न होने के निम्नलिखित कारण हैं। इसके दिशा निर्देशों के संबंध में अधिकांश माता पिता को जानकारी न होने के कारण वे अपने बच्चों के लिए अधिकारों की मांग नहीं कर पाते हैं। जो शासन है या प्रशासन है उसको इस एक्ट के बारे में विशेष रूप से जो गरीब बच्चे हैं या फिर गरीब परिवार हैं जो अशिक्षित हैं वहाँ पर इसका प्रचार प्रसार सही से नहीं हो पाया है, अपनी बात सरकार वहाँ तक नहीं पहुँचा पाई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होने शुरू हुए हैं। अनेक विद्यालय मानते हैं कि आरटीआई के अंतर्गत गरीब बच्चों के प्रवेश से अनेक विद्यालय के परिणाम का स्तर गिर जाएगा, अतः वे इन बच्चों को प्रवेश को हतोत्साहित करते हैं। जितने भी बड़े स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं वो गरीब बच्चों के एडमिशन या प्रवेश को नकारते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनके प्रवेश से एक तो विद्यालय का माहौल और दूसरा विद्यालय का जो परिणाम है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सरकार स्कूलों को समय पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान नहीं करती है, अतः स्कूल प्रशासन इन बच्चों को प्रवेश देने से मना करती है। इस अधिनियम के कार्यक्रम के संबंध में कोई मजबूत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं है और यही एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई इस एक्ट के तहत उसको ये अधिकार नहीं मिलता है तो वो कहाँ पर अपनी बात रख सके। जो एक्ट बनाया गया उसमें सीमांत वर्ग जो कि छोटे कम्युनिटी मान सकते हो उनके अंतर्गत एलजीबीटी जिनकी संख्या बहुत कम है, विकलांग, अनाथों, भिखारियों आदि के बच्चों के लिए पृथक प्रावधान नहीं किया गया है और ना ही इनके बारे में बात कही गई है। सभी को समान रूप से एक जैसे ही बनाया गया है। अब आरटीआई अधिनियम की समीक्षा कि ये अधिनियम आने के बाद भी क्यों सफल नहीं हो पाया या फिर इसके पीछे क्या कारण है कि अभी भी इसको अपनी सफलता में बहुत ज़्यादा कार्य करना है। तो इच्छा शक्ति की कमी सबसे पहले जो है वो इच्छा शक्ति की कमी है, चाहे वो राजनीतिक हो या प्रशासनिक इच्छा शक्ति का अभाव है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है इसी की वजह से, क्योंकि कोई उसका विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके वजह से जो वहाँ पर शिक्षक हैं उनकी गुणवत्ता लगातार गिर रही है और शिक्षा का गुणवत्ता भी इससे प्रभावित हो रहा है। और इसके अलावा निजीकरण और व्यवसायीकरण है। लगातार शिक्षा का बाजारीकरण बढ़ा है। गरीब परिवारों में फीस के बोझ का वहन करने की समर्थन नहीं होती और वो जो ये शिक्षा का बाजारीकरण है उसको नहीं संभाल पाते। सबसे पहले क्या है कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनके लगातार फीस में वृद्धि हो रही है, लेकिन जो गरीब परिवार हैं उनके आय में तो इतनी वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो अगर शिक्षा में उतना खर्च करेंगे तो अपनी दिनचर्या नहीं चला सकते। सरकारी शिक्षा की बदहाली, स्थायी प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, मतलब परमानेंट टीचर अभी भी नहीं है। जितने भी एडहॉक हैं संविदा नियुक्ति शिक्षकों के जरिए पूरे शिक्षण संस्थान या फिर जो शिक्षकों की कमी है उसको पूरा करने का प्रयास किया गया है। शिक्षकों में गैर शैक्षणिक काम ज़्यादा कराना, जैसे जनगणना हो गया, चुनाव ड्यूटी हो गया, इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं जो उनसे कराए जाते हैं, जिसकी वजह से भी गैर शिक्षण कार्य की वजह से भी शिक्षा के स्तर को प्रभावित करता है। अभी भी सरकार स्कूलों में भेद करती है, बहुत सारे स्कूल बना के रखी, जैसे सरकारी स्कूल, अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, विशेष श्रेणी के स्कूल, अनुदान पाने वाले स्कूल, ठीक है, विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, इनमें भी भेद करती है। उनके एजुकेशन में भी भेद और फंड में भी भेद और उनके ऊपर जो ध्यान दिया जा रहा है उसमें भी भेद किया जाता है, जिससे शिक्षा के में भेदभाव की स्थिति पैदा होती है। सीटों का बंटवारा 2, 3, 4 के स्कूलों में 25% सीटें कमज़ोर तबके के लिए हैं और बाकी जो बच्चे वो बच्चे कहाँ जाएंगे, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। फीस पर कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का, फीस मनमाने तरीके से स्कूल वाले डिसाइड करते हैं अपनी सुविधा या अपने अनुसार कि वो कितना फीस अपने स्कूल का कर सकते हैं। कक्षा 8 तक ही अनिवार्य शिक्षा है जो कि गलत है, इसको 12वीं तक करना चाहिए। निजी स्कूलों की निरंकुशता, निजी स्कूलें अपने जो भी चीज़ें हैं उनको थोपती हैं और वो किसी पर ध्यान नहीं देती।
इस एक्ट को सफल बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं जो कि सरकार को मानना चाहिए, जैसे कि आरटीआई एक्ट को 12वीं कक्षा तक शिक्षा पूरा खर्च सरकार को उठाना चाहिए। शिक्षा मातृभाषा में हो ताकि व्यक्ति जल्दी समझ सके, और उसके अंतर्गत जो अंग्रेजी की डर है या भय है, क्योंकि जो प्रवृत्ति अभी चल रही है वर्तमान में वो अंग्रेजी के प्रति ज़्यादा है, तो उसे कम किया जा सके। हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे मीडिया, सोशल मीडिया, प्रसिद्ध स्थानीय नेताओं, सिविल सोसाइटी आदि को भी शामिल करना चाहिए, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। उनके लिए इस तरह की कोई सुविधा सरकार द्वारा किया गया है। स्कूलों की समुचित निगरानी होनी चाहिए। समय समय पर इस अवधि के प्रावधान के कार्यान्वयन की रिपोर्ट भी लेनी चाहिए। जितने भी टाइम है उसमें क्या है, एक तो निगरानी तंत्र बहुत अच्छा होना चाहिए जो उनके पर नज़र रख सके और शिक्षा के स्तर को बनाए रखे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि उसके जो निगरानी किया जा रहा है उसकी भी रिपोर्ट लेनी चाहिए सरकार को, जिससे पता चल सके कि शिक्षा का स्तर अभी क्या चल रहा है। स्कूलों के रियल टाइम आधार पर निगरानी करना चाहिए या फिर उनके बारे में बात करना चाहिए, जिसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम का प्रबंध करना चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम का प्रबंध करना चाहिए, जिससे कि उनके ऊपर निरीक्षण स्वाभाविक रूप से उसी समय पर किया जा सके। इसके अलावा है अध्ययन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन को महत्व देना चाहिए। इम्पोर्टेंट है ये। गुणवत्ता अगर नहीं सुधरेगी तो शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं लाया जा सकता और शिक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा। और गुणवत्ता के कारण ही सरकारी स्कूलें आज बदनाम है और सरकारी स्कूलों में जो दाखिला है वो लगातार गिर रहा है। 25% कोटा का पालन न करने के मामले में कड़े दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। जितने भी स्कूल हैं जो 25% सीटें नहीं भरती हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, उस स्कूल की मानी जाएगी। तो ये हो गया अपना सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या सुझाव होना चाहिए और कैसे बदलाव किया जा सकता है और क्या कमियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब प्राथमिक शिक्षा की क्या क्या समस्याएं हैं भारत में, तो क्या है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। ये तो बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो भी राजनीतिक लोग हैं, वो जो भी सत्ता में कार्यरत लोग हैं या स्थापित लोग हैं, वो कभी भी राजनीतिक रूप से इस बारे में नहीं सोचते कि शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। प्राथमिक शिक्षा केवल कागजी खानापूर्ति का माध्यम बन गई है। अभी जो वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा है उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सब लोग बस उसको कागजी खानापूर्ति करके और परिणाम मतलब बच्चों के परिणाम से ही आका जाने लगा है। प्राथमिक शिक्षा का कोई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ना होना ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा एक जैसे तो कैसे कोई पढ़ाई कर पाएगा या फिर कैसे किसी में समानता देखने को मिलेगी। विभिन्न माध्यमों में शिक्षा देने में एकरूपता का अभाव, यही चीज़ है कि उनकी सिलेबस अलग अलग है, स्कूल की आधारभूत संरचना स्थिति सारी अलग अलग है, जिसमें से विभिन्न माध्यमों में अगर माध्यम मतलब जो भाषा का माध्यम है वो भी बदला जाए तो अलग अलग माध्यम है। जैसे मदरसों में उर्दू है, कई हिंदी भाषी में हिंदी है, इसके अलावा कई क्षेत्रीय भाषी में क्षेत्रीय भाषी है, और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा तो दिया ही जा रहा है। भवनों का अभाव है तो उनका निर्माण कराना, शौचालय, पेयजल, शिक्षण सामग्री, छात्रावास की समस्या, ये सारी समस्याएं प्राथमिक शिक्षा में हैं, इनको दूर करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को तो हर जगह ही अभाव है, चाहे वो यूनिवर्सिटी देख लो या फिर प्राइमरी या मिडिल स्कूल, चाहे हाई स्कूल को देख लो। शैक्षणिक सामग्री का अभाव, ये भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। शैक्षणिक सामग्री का बहुत ज़्यादा अभाव देखने को मिलता है। भौगोलिक कठिनाइयाँ हैं, भौगोलिक कठिनाई मतलब क्षेत्रीय असमानता, जहाँ पर लोगों को ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे दुर्गम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आसानी से जाकर पढ़ाई नहीं कराई जा सकती। इसके अलावा सामाजिक समस्याएं भी हैं, जिसके तहत भी प्राथमिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है या उद्देश्य है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षकों का गैर शिक्षण कार्य इंपॉर्टेंट है। सभी शिक्षकों को सिर्फ शिक्षण का ही कार्य देना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निजी स्कूलों की निरंकुशता, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वो खुद के ही डिसीजंस लेते हैं, चाहे उन्हें फीस लेना हो या टाइमिंग हो या स्कूल की स्थिति के बारे में हो। प्राथमिक शिक्षा के लिए सुझाव कि मतलब कैसे अपन प्राथमिक शिक्षा में बदलाव ला सकते हैं, तो सबसे पहले तो कोई भी चीज़ तभी बदलाव आएगी जब जनता में उसके प्रति जागरूक होगा और जनता उसके प्रति बात करना शुरू करेगा, और साथ ही उसके बदलाव के लिए भी काम करना होगा। राजनीतिक में प्रशासनिक इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना होगा, उन्हें ये याद दिलाना होगा कि ये बच्चे देश के भविष्य हैं और आपकी वजह से खराब हो रहा है शिक्षण प्रणाली।
इसके अलावा एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम हो जो कि सभी जगह पढ़ाया जाए और उसको विशेष एनालिसिस करके या विशेष रूप से उस बारे में बात करके इसको सुधारा जा सके और इसके पाठ्यक्रम को भी संपूर्ण राज्य में एक ही माध्यम हो, जो भी राज्य इसको चलाए उसके संपूर्ण राज्य में एक ही माध्यम हो शिक्षा का तथा ऑफिस का। और प्रशासन तंत्र सजग और सहज और सजग होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोई भी प्रशासन तंत्र सहज और सजग हो तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी शैक्षणिक संस्थान है उसमें पर्याप्त भवन की व्यवस्था हो, शैक्षणिक सामग्री टाइम पर उपलब्ध हो तथा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। छात्र अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की कमी के कारण गुणवत्ता गिर रही है। भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। जितने भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे फिर ड्रेस वितरण हो, निःशुल्क पुस्तक वितरण हो, इन सब में कमज़ोर छात्रों के अतिरिक्त कक्षाएं, जितने भी कमज़ोर छात्र हैं उनकी कक्षाएं अलग से बनाई जाए। शिक्षक अभिभावक सम्मेलन हो टाइम टाइम पर, जो कि डिसीजन करें कि उनके बच्चों को किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है और वो कैसे अपने बच्चों में बदलाव देखना चाहते हैं। निवास के निकट पाठशाला, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि 1 किलोमीटर के दायरे में आपको पाठशाला उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रशिक्षण अनिवार्य हो। शिकायतों का स्थानांतरण नहीं हो। निरीक्षण एनजीओ की मदद से भी हो, क्योंकि एनजीओ बहुत अच्छा कार्य करती हैं तो उन्हें शिक्षण संस्थानों में जाने का और प्रशिक्षण सर्वे करने का पूरा अधिकार देना चाहिए। इसके अलावा है निरीक्षक एनजीओ के माध्यम से होना चाहिए। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और समान वेतन और पद के लिए समान रूप से पेमेंट भी होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया प्राथमिक शिक्षा का पूरा सिलेबस, जिसमें प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं हो गई, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, उसके अंतर्गत की योजना हो गई, शिक्षा किस तरह से बदलाव कर सकता है, मानव संसाधन क्या होता है, इसके अलावा इसके सुझाव, इसके कारण और इसके लक्ष्य सभी हो गए। ये आंसर राइटिंग में आता है, 15 नंबर में भी आ सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे उच्च शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे और इसके अगले वाले लेक्चर में तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अगले सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो गया, इसमें उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें।